हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आप लोगों को क्लास 12 की हिस्ट्री की किताब के बारे में बता रहे हैं, जिसे हम भाग 1 के नाम से जानते हैं और इससे हम प्राचीन इतिहास भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हमें कुल 4 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से हम लोग एक चैप्टर को पढ़ चुके हैं और दूसरा चैप्टर जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के अंतर्गत हम लोगों ने 2-3 वीडियो के माध्यम से अभी तक वहाँ का परिचय, मौर्य साम्राज्य के बारे में, यानी ये कहिए कि 600 से लेकर 600 बीसी से लेकर 600 एडी के बीच में हमने परिचय देखा। उसके बाद हमने प्रिंसेप और प्रियदर्शी यानी अशोक के बारे में देखा। फिर 16 महाजनपदों की चर्चा की, उसमें मगध कैसे आगे निकला उसकी बात किया हमने। एक प्रारंभिक साम्राज्य मौर्य के बारे में भी बात किया, मौर्य साम्राज्य के बारे में भी बात किया हमने। उसके बाद हमने मौर्य साम्राज्य के स्रोत की चर्चा की। फिर हमने देखा कि मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण है। उसके बाद वहाँ पे दैवी राज के बारे में बात की। इस प्रकार से हमने कुछ पॉइंट्स अभी तक पढ़ने का प्रयास किया, जो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 एडी के बीच में राजनीति के बदलाव को दर्शाता है। कैसे राजनीति का बदलाव हो रहा था, प्रशासन में बदलाव हो रहा था। आज हम लोग इस वीडियो में वहाँ के किसानों के बारे में पढ़ेंगे कि किसानों का राजा के प्रति क्या नज़रिया था, या राजा और किसान के बीच में कैसा संबंध था। किसान कितना अपने राजा के लिए मेहनत करते थे, कितने अपने साम्राज्य के लिए मेहनत करते थे। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं हम, इसमें लिखा हुआ है कि बदलता हुआ देहात। बाबू, बदलता हुआ देहात का तात्पर्य यह होता है कि जो देहात यानी गांव जो है उसमें कुछ परिवर्तन हुआ। यानी परिवर्तन कैसे हुआ, तो निश्चित तौर पे वहाँ पे कर की वसूली में परिवर्तन हुआ होगा या कर के विकास में परिवर्तन हुआ होगा, या जो हम लोग खेती कर रहे होंगे उस खेती में कुछ नया बदलाव हुआ होगा। तो इससे क्या हुआ, देहात जो है वो धीरे धीरे आगे चल करके नगर में परिवर्तित जब होगा, तो इसीलिए हम इसे बदलता हुआ देहात कहते हैं। अब इसमें हम लोग पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि जनता में राजा की छवि। जनता में राजा की छवि का मतलब यह है कि जो हमारे राजा होते थे, अभी तक हमने राजा के बारे में पढ़ा है कई सारे, जो ये राजा होते थे, क्या उनके प्रति हमारी जनता जो थी उनकी छवि क्या थी, उनकी नज़रिया क्या था राजा के बारे में। हमारे जो देश में जो किसान थे उस समय साम्राज्य में, वो किसान क्या सोचते थे, पब्लिक क्या सोचती थी, इसके बारे में हमें चर्चा करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए। कह रहा कि जनता में राजा की छवि का तात्पर्य यह है कि 600 बीसी से लेकर 600 एडी के बीच जनता की नज़रों में राजा की छवि या महत्व कैसा था। यानी राजा अपने आप को किस तरह जनता के प्रति प्रस्तुत करता था, या जनता राजा के बारे में क्या सोचती थी। अर्थात जनता या प्रजा अपने राजा के बारे में क्या सोचती थी या किस दृष्टि से देखती थी। राजा और प्रजा के बीच संबंध कैसा था, क्या संबंध मधुर था या तनावपूर्ण था, यही हमें देखना है। कह रहा है कि अगर पुरातात्विक यानी अगर हम अभिलेखों के माध्यम से, सिक्कों के माध्यम से, अन्य चीज़ों से बता रखा हूँ मैं, एवं सामाजिक साक्ष्यों के आधार पर देखते हैं, तो इसका जवाब विरोधाभास नजर आता है। यानी पहले के समय में जो कुछ कहीं अगर लिख दिया गया है वहाँ से हम उठा करके अध्ययन करते हैं, या कुछ ऐसे साहित्य हैं जिनसे हम अध्ययन करते हैं, तो ऐसा पता चलता है कि राजा और प्रजा के बीच में जो संबंध था वो अच्छा नहीं था, विरोधाभास था, यानी तनावपूर्ण था। क्योंकि एक तरफ जहां जनता या प्रजा की नजरों में कुशल और विनम्र शासक के रूप में राजा को दर्शाया गया है, क्या कहा गया है कि राजा जो है वो कुशल है और विनम्र है, शांतिपूर्ण का, ऐसा कह करके बताने का प्रयास किया गया है। और प्रजा तथा राजा के संबंधों को मधुर बताया गया है। ठीक है ना, एक तरफ कहा गया है कि राजा बहुत क्या है, मधुर है, विवेकपूर्ण है, कुशल है, और राजा का प्रजा के प्रति जो स्नेह है वो बहुत ही प्यार भरा है। तो दूसरी तरफ
जातक और पंचतंत्र मतलब दो किताबें हैं। जातक किताब का नाम है, पंचतंत्र भी किताब का नाम है। पंचतंत्र जैसे कथाओं का अध्ययन करने पर प्रजा और राजा के बीच तनावपूर्ण संबंधों की जानकारी मिलती है। आई बात समझ में कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं पुरातात्विक चीजों के आधार पर कि राजा और प्रजा के बीच में संबंध अच्छे दर्शाए जा रहे हैं, लेकिन साहित्यिक आधार पर जातक और पंचतंत्र जैसे कथाओं के अध्ययन करने पर पता चलता है कि राजा और प्रजा के बीच तनावपूर्ण संबंध की जानकारी मिलती है। क्योंकि प्रजा की शिकायत, अब कैसे तनाव था, तनाव का वजह क्या था, तो कह रहा है कि प्रजा की शिकायत होती थी कि रात में डकैत उनके घरों को लूटते हैं। ये मतलब राजा से शिकायत होती थी कि रात में जो है डकैत क्या करते हैं, लूटते हैं, जबकि राजा का कर्तव्य होता है प्रजा की सेवा करना और उसकी रक्षा करना। तो उनकी यही शिकायत थी कि रात में डकैत लूटते हैं। तो दिन में राजा के अधिकारी कर वसूल कर गरीब किसान, पशुपालक और ग्रामीण लोगों को परेशान करते हैं। आगे बात में दो उनकी शिकायत थी और यही दोनों राजा के छवि को खत्म कर रही थी। एक तरफ कह रहे थे कि रात में जो डकैत है वो उन्हें परेशान करते हैं, तो दिन में जो राजा के अधिकारी हैं वो विभिन्न प्रकार के कर वसूलते हैं, इससे परेशानी होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो राजा के प्रति जो प्रजा का जो दृष्टिकोण था वो तो विरोधाभासी रहेगा, जिसके कारण ये लोग गांव छोड़कर जंगलों में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, गांव छोड़ देते हैं, क्योंकि एक तरफ लुटेरे लूट रहे हैं और एक तरफ अधिकारी लूट रहे हैं, और तंग आकर राजा को भला बुरा बोलते हैं, जिसके कारण इनके बीच संबंध तनावपूर्ण हो जाता है। अब आगे बात समझ में मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो गया आपका कि एक तरफ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर निश्चित तौर पे होगा। जैसे मान लीजिए हमने अभिलेख कोई लिखवा दिया तो अपनी मर्जी से लिखवाएंगे ना जी, तो जो हम चाहेंगे वही लिखवाएंगे। तो हम अगर कहते हैं कि नहीं राजा अच्छा था तो अच्छा लिख दो, हो गया। तो अब आप पढ़ेंगे उसको 10 साल बाद तो वही निकलेगा। लेकिन अगर कोई साहित्य लिखा जाएगा तो वो तो आपकी मर्जी से नहीं होगा, तो कोई भी लिख सकता है। तो उसी में जातक और पंचतंत्र की कथाओं से यह स्पष्ट मिलता है कि राजा और प्रजा के बीच में संबंध कहीं न कहीं तनावपूर्ण बने हुए थे। इस प्रकार सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो प्रजा में राजा की छवि अच्छी नहीं दिखती थी। अगर हम बारीकी से देखें तो अच्छा प्रमाण नहीं मिल रहा है। ये अलग बात है कि अभिलेखों, साहित्यों में, अन्य स्रोतों में इसकी चर्चा नहीं मिलती है। बहुत जगह पे इसकी चर्चा नहीं मिलती है अभिलेखों में कि राजा और प्रजा के बीच में क्या संबंध है, तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि राजा ही अभिलेख लिखवा रहा है तो अपने कभी संबंध अच्छा बुरा लिखवाएगा, कभी नहीं लिखवाएगा, नहीं मिलती। और प्रजा और राजा के संबंध मधुर दिखाए जाते हैं। हालांकि कर ज्यादा वसूलने का एक सकारात्मक परिणाम भी हुआ। हालांकि कहना है कि ठीक है संबंध अच्छे नहीं थे, कर वसूले जा रहे थे, लेकिन कर ज्यादा वसूलाता था तो उसका एक सकारात्मक दृष्टिकोण था और उसका परिणाम निकला। क्या परिणाम निकला जी? तो जब कर ज्यादा वसूला गया तो ज्यादा अनाज पैदा करने के लिए किसान मजबूर हो गए। यही बात का परिणाम यह हुआ कि किसान उपज बढ़ाने के उपाय ढूंढने शुरू कर दिए। यानी अगर मान लीजिए 10 रुपया उनके घर में है और 10 रुपया हमने टैक्स लिया तो वो 12 रुपये कमाने का प्रयास करेंगे अब, तो चलो 2 रुपया हम बचा लेंगे। तो ये उनका कहना है कि नजरिया जो था, दृष्टिकोण जो था वो थोड़ा सा सकारात्मक हुआ ये ज्यादा कर वसूलने का। बिल्कुल समझ में आ गई आपको, बारीकी से मैं बता रहा हूँ, समझ में आएगा। अब दूसरा बात कर रहा है, ये तो समझ में आ गया कि राजा और प्रजा के बीच में संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, जो दिखाए जा रहे थे वो धरातल पे नहीं था। अब आ रहा है कि उपज बढ़ाने का तरीका क्या था, कैसे वो लोग अपने धन को बढ़ाते थे। कह रहे कि बदलते हुए देहात में उपज बढ़ाने के कई तरीके थे, जो इस प्रकार है। पहला, उपज को बढ़ाने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था खेती करने के लिए, जिससे खेतों की जुताई होती थी। अब खेतों की जुताई होगी तो मिट्टी का पलटवार होगा, और जब मिट्टी का पलटवार होगा तो खेती अच्छी होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, धान की रोपाई होने लगी। उस समय एक नया तकनीक डेवलप हुआ। मध्य गंगा घाटी क्षेत्रों में धान की रोपाई से उपज में काफी ज्यादा वृद्धि हुई। हालांकि इसके लिए किसानों को कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन वृद्धि तो हुई। क्योंकि पहले तो ऐसे बीज हम छींट देते थे और उससे होता था, लेकिन अब हमने ये तकनीक निकाल लिया कि पहले हम बीज को एक जगह डालेंगे, सभी आजकल धान की खेती चल रही है, और उसको फिर निकाल करके दोबारा हम रोपाई करेंगे तो उससे हमारी खेती ज्यादा होगी। तो इस तरह से पहला और दूसरा, पहले हल का प्रयोग करना, फिर धान की रोपाई करना, दो तकनीक आ गया। लोहे के फाल वाला हल का प्रयोग होने लगा, पहले तो लकड़ी का था, लोहे आ गया।
की वजह से भी फसलों की उपज में वृद्धि हुई। जो लोहे का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत नीचे तक मिट्टी का हमारा क्या खोदाई होगी और मिट्टी पलटेगी, तो नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी नीचे आएगी, तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी। खेती के लिए कुदाल का भी प्रयोग किया जाने लगा, जिसे हम लोग दिल्ली में फावड़ा बोलते हैं, कुदाल का प्रयोग किया जाने लगा। इसके अलावा उपज बढ़ाने का एक तरीका और भी था, जैसे कुआं से सिंचाई करना, तालाब से सिंचाई करना, नहरों का प्रयोग करना। इसके माध्यम से सिंचाई करना आसान हो जाता था। इसी श्रेणी में एक उदाहरण गुजरात के सुदर्शन झील का भी है, जो एक सुदर्शन झील तालाब टाइप का था। वहाँ के किसान इससे पानी निकाल करके अपना खेती करते थे। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि मौर्य साम्राज्य के समय उपज बढ़ाने के क्या उपाय थे। तो ये आप 5 उपाय वहाँ पर लिख देंगे। और राजा और प्रजा के बीच संबंध कैसा था, तो आप दोनों दृष्टिकोण से दिखाएंगे कि एक तरफ जहाँ पे कुछ सकारात्मक दिखता है, लेकिन वहीं जातक और पंचतंत्र जैसी कथाओं से स्पष्ट पता चलता है कि राजा और प्रजा के बीच में अच्छे संबंध नहीं थे। दोनों कारण लिख दीजिएगा, डकैत वाला और कर वसूली वाला। अब आगे आ रहा है कि ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं, यानी जो गांव का जो समाज था उसमें अंतर था, विभिन्नताएं थी, अलग अलग टाइप के लोग रहते थे। कैसे, यहाँ से वो क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा है कि खेतों में कई तकनीक के खेती करने के से उपज में बढ़ोतरी तो हुई, कई तरह के तकनीक के जब हम इस्तेमाल किए तो बढ़ोतरी भी हुई, लेकिन इसका प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर नहीं पड़ा। कहने का मतलब कि जो खेती करेगा और तकनीक में बदलाव होगा तो उसी के न समाज में परिवर्तन होगा जी, उसी के घर में न पैसा आएगा। जो खेती करेगा ही नहीं तो उसके घर में तो पैसा नहीं आएगा। अब आपने अभी देखा कि जो किसान थे वो कमर तोड़ मेहनत करते थे, तो वो ज्यादा अमीर होने लगेंगे धीरे धीरे, लेकिन जो नहीं मेहनत करेगा वो तो गरीब ही रहेगा। तो यही चीज को बताने का प्रयास हो रहा है। इसका प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर नहीं पड़ा, बल्कि समाज में भेदभाव का विकास भी हुआ। खेतीहर, खासकर बौद्ध कथाओं में भूमिहीन, खेतीहर, श्रमिकों, छोटे किसानों और बड़े बड़े जमींदारों का भी उल्लेख मिलता है। जैसे पाली भाषा में गृहपति अर्थात छोटे किसान और जमींदारों का उल्लेख किया गया है। दो तरह के वर्ग हो गए यहाँ पे, एक जमींदार और एक किसान। जमींदार जो टैक्स वसूलता था, किसान जो मेहनत करता था। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, क्योंकि ये टैक्स वसूलते थे, राजा के करीब होते थे, जो किसानों पर नियंत्रण स्थापित करते थे। इसका पद वंशानुगत भी होता था। तो आप देखिए समाज में भेदभाव हुआ दो तरह के, एक किसान जो बहुत मेहनत कर रहा है उसके पास पैसा कम बच रहा है, एक व्यक्ति जो मेहनत नहीं कर रहा है लेकिन राजा के करीबी है वो अमीर होते जा रहा है, और उसका पद भी वंशानुगत हो गया कि भैया एक बैठेगा तो उसके बाद पूरा खानदान ही उसका बैठेगा। ये तो उचित नहीं था, लेकिन ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज में भेदभाव भी था। आगे कह रहा है कि आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों का उल्लेख किया गया है, जैसे बेलार या बड़े जमींदार, उलवर या हलवाहा या दास अड़िमई। ये सब कुछ वर्ग थे दक्षिण में। दरअसल वर्गों की यह विभिन्नता भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित था। आगे बात कि किसके पास कितना जमीन है उसका स्वामित्व देखा जाता था, श्रम जो जितना मेहनत कर रहा है और उसमें जो कितनी नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है उसके आधार पर क्या था, इनका समाज अलग अलग और भिन्नताएं थी। ठीक है दोस्तों, अब आ रहा है अगला पॉइंट कि हम लोग देख रहे हैं कि भूमिदान और नए सम्भ्रांत ग्रामीण, यानी यहाँ पर एक भूमिदान, यानी देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भूमिदान की प्रक्रिया किसने शुरू की। और जो भूमिदान जो दिया गया सम्भ्रांत ग्रामीण में जो नए ग्रामीण थे, नए इलाकों में दिया गया। कह रहा कि प्राचीन काल में भूमिदान के प्रथम प्रमाण प्रथम शताब्दी में सातवाहनों के शासन काल में प्राप्त होता है। यही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भूमिदान की प्रक्रिया शुरू की। कौन थे, सातवाहन थे, ऑब्जेक्टिव में भी याद रखिएगा, जिसका उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। इसके अलावा पत्थरों पर लिखे गए अभिलेखों और ताम्र पत्रों से भी जानकारी मिलती है। भूमिदान मुख्य रूप से धार्मिक संस्थाओं एवं ब्राह्मणों को दिया जाता है। याद रखिएगा ये कि जो भूमि दान में दी जाती थी वो किसको किसको, तो मुख्य रूप से ब्राह्मण को, और जो बौद्ध थे धार्मिक संस्थान में जो बौद्ध थे उनको सातवाहनों ने क्या किया, भूमि दान देने की प्रक्रिया की शुरुआत की थी। संस्कृत धर्म शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि महिलाओं को भूमि दान करने का अधिकार नहीं था। ऐसा माना गया कि राजा ही भूमि दान कर सकता था, महिलाएं भूमि दान नहीं कर सकती थी। लेकिन प्रभावती गुप्त एक लेडीज थी जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, यानी चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य की चर्चा जो हमने कहा था उसी की पुत्री थी प्रभावती गुप्त।
गुप्त काल में एक ऐसी महिला थी जो अपने पति छूट गया, अपने पति के मृत्यु हो जाने पर स्वयं शासक बन गई। मतलब उसका जो पति था वो मर गया तो प्रभावती गुप्त ही खुद राजा बन गई और भूमि की स्वामी भी बन गई तथा भूमि दान भी करती थी। मतलब कहने का मतलब यह है कि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि महिलाएं भूमि दान नहीं करती थी, लेकिन एक प्रमाण मिलता है कि प्रभावती गुप्त नाम की एक महिला थी जिसके पति के मर जाने के बाद वो राजा बन गई और उसने भूमि का स्वामी भी बनी और भूमि का दान भी किया। आगे बात, एक विकल्प हो गया यहाँ पे, एक क्या हो गया, ऑप्शनल हो गया। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी जिसका विवाह वाकाटक नरेश से हुआ था। ये आगे क्लियर। अभिलेखों से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है जिसमें किसान, ब्राह्मण तथा अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे जो शासक और उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध कराते थे। क्लियर। जो राजा थे और अन्य लोग थे उनको ये लोग देते थे प्रकार के वस्तुएं। गांव के लोगों का प्रधान की आज्ञा का पालन भी करना पड़ता था। प्रधान मतलब एक तरह से आज समझ लीजिए जो मुखिया कहलाता है गांव में उसको, और उन्हें कर भी देना पड़ता था। इस प्रकार भूमि दान की प्रक्रिया की जानकारी देश के कई हिस्सों में भी मिलती है। मतलब अलग अलग जगह पे भूमि दान दी जाती थी। याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन लॉन्ग आता है, पूरी ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। जानकारी देश के कई हिस्सों में भी मिलती है। हालांकि भूमि माप में अंतर था, कहीं छोटा टुकड़ा तो कहीं बड़ा टुकड़ा का प्रमाण मिलता है। भूमि मापने की प्रक्रिया अलग अलग थी। भूमि दान की प्रक्रिया को लेकर इतिहासकारों के बीच वाद विवाद का विषय है कि भूमि की प्रक्रिया जो थी, भूमि दान देने की जो प्रक्रिया, इसमें विवाद है क्योंकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमि दान की प्रक्रिया भूमि की उपज को बढ़ाने के लिए की जाती थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भूमि दान हम इसलिए देते थे, जैसे मेरे पास भूमि है, मैं उस पर खेती नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने आपको दे दिया कि आप खेती कीजिए और कुछ उसका उपज मुझे दे दीजिएगा, जिसको हम लोग बटाई कहते हैं। तो इसलिए देते थे ताकि जमीन जो थी बंजर जो हो रही थी वो अगर किसी के पास पहुंच जाएगी तो उपज उसका बढ़ जाएगा। तो वही कह रहा है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमि दान की प्रक्रिया भूमि की उपज बढ़ाने के लिए की जाती थी, तो कुछ का मानना है कि भूमि दान की प्रक्रिया राजाओं की कमजोर स्थिति को दर्शाता है कि कमजोर होते चले गए, भूमि दान की प्रक्रिया करते चले गए। वहीं दूसरी ओर कुछ का मानना है कि राजा भूमि दान के माध्यम से एक तरफ अपना समर्थन भी जुटाना चाहता था। मतलब जितना हम भूमि दान करेंगे उतना मेरे प्रति लोगों का स्नेह और प्यार बढ़ेगा। तो दूसरी ओर स्वयं को उत्कृष्ट मानव सिद्ध करना भी चाहता था कि हम एक बेहतर राजा हैं। तो ये लॉजिक आप तीनों लिख लीजिए कि एक तरफ को भूमि की उपज को बढ़ाना चाहते हैं, ये दिखाता है। दूसरी तरफ दिखाता है कि राजा की स्थिति कमजोर हो रही थी। तीसरी बात यह है कि राजा अपने आप को बेहतर सिद्ध करने के लिए भूमि दान में करता था। इस प्रकार साम्राज्य में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों और सामंतों का नियंत्रण नहीं था। आई बात समझ में? कुछ अधिकारी और सामंत पर नियंत्रण नहीं था, किसका? राजा का। जैसे कि पशुपालक। कह रहा है कि साम्राज्य में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारी और सामंतों का नियंत्रण नहीं था। कहने का मतलब यह है कि जो अधिकारी और सामंत हुआ करते थे वो किसानों पर नियंत्रण रखते थे, राजा के अधिकारी होते थे। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे इस समाज में जिन पर इनका नियंत्रण नहीं होता था, जैसे पशुपालक। जैसे पशु पालने वाले लोग हैं उनका कोई ठिकाना ही नहीं होता है, आज यहाँ है कल वहाँ है कल वहाँ है। जैसे भेड़िए होते हैं, गर्मियों के दिन में क्या होंगे, पहाड़ों पे चले जाएंगे, सर्दियों के दिन में पहाड़ों से नीचे चले जाते हैं, तो वो नक्शे में नहीं होते कि कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। तो उसी तरह से पशुपालक, संग्राहक जो शिकार करने वाले होते थे, संग्रह करने वाले चीजों को, शिकारी जो शिकार करने वाले, मछुआरे जो मछली पकड़ने वाले, शिल्पकार जो काम करते थे, जो वस्तु बनाते थे, और जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग शामिल थे इसमें। इनका कोई प्रमाण नहीं था, इनके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं था क्योंकि ये घुमक्कड़ टाइप के लोग थे, एक जगह इनका पे कोई स्थायित्व नहीं था। ऐसे लोगों का सामान्य तौर पर कोई विवरण नहीं मिलता, ये नक्शे में ही नहीं। आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हैं, वो भारत सरकार के अंदर में वो माने ही नहीं जाते हैं, कहाँ पर हैं उनका कोई डाटा ही नहीं है। आज यहाँ है कल वहाँ है कल वहाँ है, खाना बदोश टाइप के जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस टाइप से लोग वहाँ पर भी थे जो जिन पर कुछ अधिकारी और सामंतों का नियंत्रण नहीं होता था। इस प्रकार दोस्तों हमने आपको आज इस वीडियो के माध्यम से किसानों के बारे में बताने का प्रयास किया कि ग्रामीण इलाके में किसानों की स्थिति कैसे बदल रही थी, और हमने ये भी देखा कि राजा के प्रति किसान का क्या दृष्टिकोण था
और फिर हमने ये देखा कि राजा भूमि दान करते थे, जिसमें सातवाहन सबसे प्रमुख थे, और उस भूमि दान करने की वजह क्या था, क्या कारण था, इसकी भी हमने चर्चा की। इस प्रकार दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। बड़ी मैं स्लो आज बताने का प्रयास किया, आराम से समझाने का प्रयास किया, क्योंकि थोड़ा सा ये टॉपिक अलग टाइप का था, इसलिए हमने कोशिश की कि आपको बिल्कुल आराम से बताएं। और ऐसी स्थिति में आपने ये देखा कि धीरे धीरे हमने देखा कि कैसे समाज में परिवर्तन हुआ, राजा और प्रजा के बीच में क्या दृष्टिकोण था, क्या किसान खेती करते थे तो उसके उपज को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किया गया, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने किसानों के बारे में पढ़ा। अभी तक एक राजा के बारे में पढ़ चुके थे, अब किसान के बारे में आज हमने पढ़ लिया। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नगर के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे कि नगर का विकास कैसे हुआ। तो नगर के विकास के लिए व्यापार की जरूरत होगी। हमने कहा है कि इस पूरे चैप्टर में राजनीति और अर्थव्यवस्था की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार इस वीडियो को आप लोग ध्यान से बेटा देखना, एक बार देखना, दो बार देखना, समझ में निश्चित तौर पे आ जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल से इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। इसी के साथ ही इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।